एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भारती भवन बुक से संबंधित 9 क्लास के पहला चैप्टर का जो कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, सेल जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का, क्लास 9th के हैं। ऑल क्वेश्चन मिलेंगे लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, अति लघुत्तरीय, सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगे और डिटेल के साथ मिलेगा बच्चों को साथ। बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें। 9th क्लास के बच्चे हैं, जो भी बच्चे भारतीय वंश के बुक से तैयारी करते हैं, बिहार बोर्ड के बीएससीबी की तैयारी करते हैं, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक के साथ हम आए हैं। पहला चैप्टर हमारा है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई हैं। तो आज हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक आए हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी जाकर आप वीडियो को तहे दिल तक बना सकते हैं और क्वेश्चन आंसर आपको पूरा बनेंगे। और क्वेश्चन कम से कम इसमें देखा जाए तो बहुत पूछे गए हैं। पहले चैप्टर में कम से कम 70-80 के आसपास क्वेश्चन हैं, जो 70-80 क्वेश्चन आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। शुरू से अंत तक ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन तैयार करते हैं और क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है, इसमें पहली बार आए हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और ऐसा पहले आने के लिए आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज आप ऐसा में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और 9th क्लास के पहले चैप्टर के क्वेश्चन हमारे हैं। क्वेश्चन आंसर जो 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको अति लघुत्तरीय के, उसका दीर्घोत्तरीय हैं, उसका अति दीर्घोत्तरीय हैं, ये सब अति लघुत्तरीय के बाद लघुत्तरीय, लघुत्तरीय के बाद दीर्घोत्तरीय, ये पूरे क्वेश्चन बताए जाएंगे एक ही वीडियो में। तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे 9th क्लास का पहला चैप्टर बायोलॉजी। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। तो पता है कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था। उन्होंने कॉर्क की एक महीना काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान कुठारियाँ देखी, जिसे उन्होंने कोशिका सेल का नाम दे दिया गया। ये मतलब माने कि रॉबर्ट हुक के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया है। जानते हैं सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ये जीवन की मूलभूत इकाई हैं। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के सक्रिय श्वसन स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर, कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इस चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लवक कहाँ पाए जाते हैं। तो लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, कोशिका के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखे जो डीएनए में पाया जाता है। तो कोशिका के 2 अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, लवक में डीएनए पाया जाता है। माइटो और काइंद्रिया, लवक में डीएनए पाया जाता है। भोजन का संपूर्ण ऑक्सीजनकरण किस कोशिका द्वारा संभव होता है। तो कोशिकांग में होता है। तो भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है। तो कोशिका भित्ति कड़ी और जीवित होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य एवं सजीव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कोशिका भित्ति कड़ी होती है, निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य एवं सजीव होती है। ये बात कहना हुआ। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परंपरागत झिल्ली क्यों कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं, इसीलिए सबको चयनात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकोप्लास्ट क्या हो कार्य करता है? तो खास संचय का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है और चिकनी होती है और दानेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक होती है? तो डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म जानते होंगे आप लोग, डीएनए डी न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई देते हैं? तो क्रोमेटिन जो होता है कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई पड़ता है क्रोमोसोम की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीन किसे कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम का निर्माण किन घटकों में होता है? तो आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे चैप्टर में, क्रोमोसोम का निर्माण एलिकिन, मैट्रिक्स, क्रोमाइटिक्स, क्रोमोनिमाटा और सेंट्रोमियर घटकोश में होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रिका केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो सिर्फ विसरण के द्वारा ही यह क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टेटोमेटा द्वारा होता है, स्टोमेटा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? तो प्रासरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, कोई ऐसा जीव नहीं है जो कोशिका से मिलकर नहीं बना हो। बहुकोशीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? तो कोशिका विभाजन द्वारा ही यह क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है। तो अमीबा। अमीबा क्या होती है? अपना आकार बदलती रहती है। अमीबा में जो होते हैं क्या विशेष प्रकार की भोजन करने की एक अंग नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी अपना भोजन करती है, क्योंकि इसके पास में जैसे ही मतलब कोई जीव या कीटाणु आते हैं या अपना चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसको पचन करने के बाद जो भी अवशेष पदार्थ होते हैं इनके अंतःवायु में एक छिद्र होती है जिसके द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। जीवों के शरीर में कोशिकांगों की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है क्या 29 नंबर, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? तो मैक्स मूलर ने केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम बताया था। यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? तो इन्होंने विर्चो ने बताया था कि यह कोशिका नई का निर्माण जो होता है पहले से होता है, विर्चो ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से हम जीव द्रव या स्टेटोप्लाज्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी होती है और निर्जीव होती है? तो यूकेरियोटिक कोशिका के द्वारा जो होता है ये कड़ी होती है और निर्जीव पाई जाती है। झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं झिल्ली युक्त कोशिकाएं। झिल्ली युक्त कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिका में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम क्या कहते हैं? तो गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को कहते हैं पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉलीराइबोसोम कहते हैं जो गुच्छा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को समानता क्या कहते हैं? तो द्वितीय सोम कहते हैं। द्वितीय सोम कहते हैं पादप कोशिका में जो समानता पाया जाता है, द्वितीय सोम कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका की राजधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट जो होता है कोशिका की राजधानी को चारों तरफ से घेरे रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या? केंद्रक। केंद्रक द्वारा एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? तो देखिए, केंद्रक में छिद्र के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक द्रव में ही पाई जाती है क्रोमेटिन जालिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो केंद्रिका में होता है आरएनए का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 41 नंबर, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? सेंट्रोसोम पर दोनों संयोजित रहते हैं। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? टेलोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट कहते हैं, या तो टोनोमियर कहते हैं, टेलोमियर कहते हैं। बोले मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 46 पाए जाते हैं। ये आपने 8 क्लास में ही पढ़ा होगा, 9th में ही पढ़ेंगे और 10th में ही पढ़ेंगे। 23 जोड़े पाए जाते हैं मानव शरीर के कोशिकाएं होते हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? तो पतले और लंबे तार की तरह होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, रंगहीन या श्वेत प्लेटलिस्ट को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। रंगहीन या श्वेत प्लेटलिस्ट को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, गॉल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कुंडलिकाओं का सिस्टोन कहते हैं। कुंडलिका या सिस्टोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 48 नंबर, जिसमें अति लघुत्तरीय खत्म होने वाले हैं। 50 ही क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्वान तरलात्मक युक्त गुद्दा को क्या कहा जाता है? तो सेंट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरलयुक्त गुद्दा को क्या कहते हैं? तो स्ट्रोमा कहते हैं। किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का परिलक्षण नहीं होता है? तो झिल्ली के अभाव में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। जो आपको इस वीडियो में अभी तक बताए गए थे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें कम से कम 50 क्वेश्चन मिले और 50। नेक्स्ट देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय की मतलब कम से कम 30-35 प्रश्न हैं जो हम बताए जाएंगे इसी वीडियो में आपको। तो देखेंगे, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रमुख कार्य बताएं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गुणसूत्र, गॉल्जी उपकरण, रिक्तिका राजधानी, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम। ये सब मतलब टॉपिक पढ़े हैं आप लोग, चैप्टर में पढ़ा होगा और खूब छोटे छोटे पॉइंट बताने हैं। तो राइबोसोम, इनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें उपस्थित कोशिका स्रवण की एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा कहा गया है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है और किस्टनी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ाता है। हरित लवक की बात करेंगे तो हरित लवक ल्यूकोप्लास्ट मुक्तः जड़ के कोशिका में पाए जाते हैं और खाद्य संचयन का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा जेल जैसी पदार्थ संचित रहती है। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट मुक्तः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक करता है। नेक्स्ट करेंगे गुणसूत्र की बात करें तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत सूचना प्रेषित करती है। और नेक्स्ट करें तो गॉल्जी उपकरण की, तो ईआर संश्लेषण पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैक का कोशिका से के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। कोशिका का मुख्य श्रावण अंगक है और लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम के निर्माण में मदद भी करता है। नेक्स्ट देखेंगे रिक्तिका राजधानी की।
रिक्तिका रसदानी क्या होता है? तो रिक्तिका रसदानी जो होती है, ये बात करेंगे। रिक्तिका रसदानी की जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य करता है। कोशिका रास में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव से बाहर रखती है और कुछ एक कोशिका जीवों में विशिष्ट रसदानी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। पादप कोशिका में यह स्फूर्ति कठोरता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति, यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी में कोशिका झिल्ली की बात करें तो यह एक सीमित झिल्ली का काम करती है। यह यशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखती है, सहायता करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यह भिन्न प्रकार के अणु को बाहर निकालने एवं अंदर जाने में नियंत्रित करती है। जंतु कोशिका में यह लिया पैलिजिला माइक्रोफिलाई आदि के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर, किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है? तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है और नाभिक क्षेत्र न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। इस कोशिका का द्रव के साथ सीधा संपर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? पादप कोशिका बात करेंगे और जंतु कोशिका की। पादप कोशिका का पहला सेलुलोज के बने होते हैं कोशिका भित्ति। जंतु में कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में देखिएगा लबक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, लेकिन इसमें लबक नहीं पाए जाते हैं। इसमें रिक्तिका का बड़ी होती है, इसमें रिक्तिका बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी होती है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, इसमें सेंट्रोसोम होता है। इसमें बात करेंगे कि इसमें गोल्जी उपकरण होता है। गोल्जी उपकरण डिक्टियोसोम के रूप में होता है। इसमें गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होता है। इसमें प्रायः आकार में बड़ा होता है, इसमें अपेक्षाकृत आकार में छोटा होता है। नेक्स्ट कुछ बात करेंगे 3 नंबर की। 3 नंबर कहता है क्या है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर छूट गया है तो देख लेंगे फिलहाल हम बाद में। कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। यहीं पर वो एटीपी के रूप में संचित होता है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर अथवा ऊर्जा घर कहा गया है, क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती है। अगला बात करेंगे 6 नंबर कहता है एडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? तो कुछ एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिकाओं को इस योग बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एडोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लबक कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके कार्य बताइए। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अविरल लबक, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है वर्णी लबक जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, एक होता है क्या हमारा तीसरा बात करेंगे तो हरित लबक होता है जो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। इसके लिए कार्य है ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाएं पाए जाते हैं और खाद्य संचयन का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसी पदार्थ संचित रहते हैं। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करती है, और बात करें तो क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है। यह भोजन का संश्लेषण करने में सहायता करता है। 8 नंबर देखेंगे केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र क्या कार्य करते हैं। तो केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र केंद्रक कला में पाए जाने वाले छिद्रों के बाहर केंद्रकर द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जीन को आनुवांशिकी इकाई क्यों कहते हैं? तो जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, इसीलिए इसको वांशिकी इकाई कहते हैं। जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, इसीलिए इसको वांशिकी इकाई कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विसरण तथा प्रासरण में क्या अंतर है। विसरण और प्रासरण की बात करें, यह विसरण जो होता है यह क्रिया प्रायः पदार्थ की तीनों अवस्था में होता है, ठोस, द्रव, गैस। और प्रासरण जो होता है यह केवल द्रव अवस्था में होता है। विसरण जो होता है इसमें अर्ध प्रागम्य झिल्ली होती है, आवश्यक नहीं होती है। इसमें दो भिन्न घोल के रूप में घोलों के मध्य अर्ध प्रागम्य झिल्ली होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 11 नंबर क्या कहता है जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है। जीवों में उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगियों या हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तथा पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। पदार्थों के परिवहन में कोशिकाओं में मौजूद कोशिका झिल्ली मुख्य भूमिका निभाती है। और मुख्य भूमिका निभाने के साथ साथ यह कार्य विसरण और प्रासरण क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, जबकि पौधे अपने मूल रोम से जल का अवशोषण प्रासरण द्वारा करते हैं। अतः जीवों में पदार्थों के परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है कि क्रोमोसोम क्रोमैटिक्स में क्या अंतर है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है, कोशिका की बात आती है। मतलब कुछ होते हैं क्रोमैटिक्स, कोशिका गुणसूत्र होता है और क्रोमैटिन क्या होता है, अर्ध गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम महीन, लंबा अत्यधिक कुंडली धागे के रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन क्रोमैटिड जो होता है दो समांतर कुंडली धागे के समान दिखता है। अगला क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं, एक होता है क्रोमैटिन बेलनाकार नहीं होते। क्रोमोसोम 3 प्रभाग में होते हैं, जिसको हम पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड्स कहते हैं। लेकिन तीसरा मतलब इस बात है क्रोमोसोम जो होता है अर्ध क्रोमोसोम क्रोमैटिड के कोई भाग नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर देखेंगे। 30 नंबर क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 30 नंबर देखिए यूकरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण का क्या होता है। यूकरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, तो देखेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर। इसका समान आकार बड़ा होता है, एक केंद्रक द्वारा केंद्र झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, इसमें केंद्र पाई जाती है, इसमें झिल्लियों से बने कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विधियों से होता है। इसमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है। तो वायरसों में देखिएगा झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसके चलते इसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। चिकनी अंतःप्रदीपीय जालिका तथा खुरदरी अंतःप्रदीपीय जालिका में मुख्य अंतर क्या है। तो खुरदरी अंतःप्रदीपीय जालिका की सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रदीपीय जालिका पर राइबोसोम नहीं होते हैं। ए लिपिडों को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लघुतरीय प्रश्न। मात्र लघुतरीय मतलब जानते हैं, इसमें मतलब बात किया गया, लघु की बात खत्म हो गई है। अब दीर्घ की बात करेंगे हम। अब हम दीर्घ की बात करेंगे। दीर्घ में कहता है एक यूकरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं नामांकित आरेखीय के चित्र बनाइए। तो बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है, पिक्चर बनाना है। लेकिन पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ऐसा पिक्चर आप पढ़े होंगे तो पढ़ने में मिला होगा। देख रहे होंगे कि मतलब माने क्या क्या है यहाँ पर, कहाँ देख रहे होंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक कोशिका भित्ति है, एक कोशिका झिल्ली है, एक अंतःप्रदीपीय जालिका है, एक कोशिका द्रव है, एक कोशिका फ्लास्ट है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक गोल्जी काय है, एक राजधानी है, एक क्रोमैटिन है और एक क्या है, केंद्रक का झिल्ली है। ये मतलब होते हैं हमारे जो पिक्चर में बताए गए हैं, आपको ध्यान दीजिए। तो आपने देखा कि मतलब माने कि
एक यूकेरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में पिक्चर किस प्रकार से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी मतलब पिक्चर बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाए जाने वाले एक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन कर अनापेक्षित है, मतलब वर्णन नहीं करना है लेकिन बताना ज़रूर है। तो वर्णन नहीं करना, देखिए एक कोशिका झिल्ली है, एक कोशिका, बहुत सारी मतलब छोटी छोटी कोशिकाएँ, गोल्जिकाएँ हैं, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, केंद्रिका है, केंद्रक छिद्र है। अगला देखिए कि माइट्रोबिकुलम माइट्रोकॉन्ड्रिया है, एक कोशिका द्रव है, ये चिकनी अंतस्रावित होती है, ये ऐसी क्रियाएं हैं। ये क्या है, मतलब माने की जालिकाएं हैं। ये पिक्चर दिख रहा होगा आपको, टोटल अब दिख रहा है, टोटल मतलब पिक्चर दिख रहे हैं आपको। ये मतलब चिकनी अंतस्रावित ग्रंथि है, जालिकाएं हैं, केंद्रक द्रव है, ये क्रोमैटिक जालिका है, ये दानेदार अंतस्रावित है। यहाँ पर बात करें तो केंद्रिका झिल्ली है, केंद्रक छिद्र है और राइबोसोम है। तो आपने पिक्चर में देखा, अगला बहुत सारे मतलब पिक्चर में देखा, इस पिक्चर में मतलब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाए जाने वाले जंतुओं की कोशिका कैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 3rd नंबर, अति लघु तरीके का नहीं त्रिगुतलर, ये हमारा चल रहा है क्वेश्चन। माइट्रोकॉन्ड्रिया की रचना कार्य। माइट्रोकॉन्ड्रिया की रचना और कार्य की बात करें तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की रचना कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करना है। माइट्रोकॉन्ड्रिया ये छड़ के आकार के गोल अंडाकार होते हैं। बहुत बड़ी संख्या में कोशिकाएं पाए जाते हैं। इसका आकार 0.2 से लेकर के 0.2 UM × 3 से 5 UM के मध्य होता है। प्रत्येक माइट्रोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली होती है। बाह्य परत चिकनी तथा छिद्रित होती है और परंतु बहुत अधिक बलित होती है और क्रिस्टी निर्मित करती है। ये बात करेंगे, पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, एक मतलब पिक्चर है जिसमें मतलब बात किया गया है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया है, देख रहे हैं आप लोग। माइट्रोकॉन्ड्रिया देखने के बाद आप लोगों को पता होगा कि कुछ न कुछ नाम है। ये राइबोसोम है, माइट्रोक्स है, ये क्रिस्टीन है, ये अंतस्रावी झिल्ली है, ये DNA अणु है, ये बाह्य झिल्ली है। ये आपने देखा कि मतलब मैंने पिक्चर में बताया गया है। इसका काम क्या है, काम देख लीजिए, काम जरूरी है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण एंजाइम होते हैं और इस प्रकार यह विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्पादित करती है। यहाँ तक की बात करें तो ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एकत्रित रहती है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर को स्पष्ट करें। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, या प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो देखिए यह आधे कोशिका होता है। इसका आकार छोटा 1 से लेकर के 10 UM का होता है। यूकेरियोटिक जो होता है यह विकसित कोशिका होता है, इसका आकार 5 से 100 UM का होता है। ये प्रोकैरियोटिक की बात करें, इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात करें, इसमें केवल जीवाणुओं एवं साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और यूकेरियोटिक में क्या होता है, यह पादपों इसमें वास्तविक केंद्रक होते हैं। यहाँ तक यह सभी पादपों और जंतुओं में मौजूद रहता है। 5वां पॉइंट है इसका कि प्रोकैरियोटिक का, इसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है। इसमें पता है क्या, इसमें केंद्रिका पाई जाती है। इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ये बोलता है क्या कि इसमें अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें गोल्जिकाएं, माइट्रोकॉन्ड्रिया, अंतस्राव ग्रंथि प्रदत्त जालिका नहीं पाई जाती। इसे बोलेगा इसमें गोल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःस्राव जालिकाएं पाई जाती हैं। 7वां पॉइंट देखेंगे, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसमें लेकिन क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसमें कोशिका विभाजन विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। इसमें कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियासिस के द्वारा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, क्रोमोसोम की संरचना को संक्षिप्त बताइए। क्रोमोसोम एक समांतर कोशिका के केंद्र में महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडली धागे वाले के रूप में दिखाई पड़ते हैं।
कोशिका विभाजन के समय यह स्पष्ट दिखाई देता है। समानता क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं, पेलिपकल होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, क्रोमैटिड्स होते हैं। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेनिकल कहलाता है। पेनिकल के द्वारा घिरा हुआ मैट्रिक्स कहलाता है और मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में 2 समांतर कुंडली धागे के समान रचना होती है जो अर्धगुणसूत्र या क्रोमैटिड्स कहलाता है। प्रत्येक क्रोमैटिड्स में 2 या 2 से अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के रूप में समान रचना होती है, जिन्हें हम क्रोमोनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमेटा में क्रोमोनीमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता के रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं कि वे एक ही दिखाई पड़ते हैं। क्रोमेटा डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसी डीएनए अणु के खंड में जीन को जो क्रोमैटिन की पूरी लंबाई में दाने सदृश दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम को दोनों क्रोमैटिन्स एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित होते हैं। ये पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, पिक्चर में देखिएगा, यही हमारा पिक्चर है, ये मतलब बताए गए हैं यहाँ पर। तो लेट्रोमियर है, पॉलिकल है, मैट्रिक्स है, सेकेंडरी कंडीशन है, क्रोमोटोमेंटा है, प्राइमरी है और स्टेटोमियर है। अब पिक्चर में दिख रहा होगा आप लोग को, पिक्चर जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट कर देखेंगे, सभी जीवों की कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव शरीर में 46 होते हैं क्रोमोसोम, ड्रोसोफिल की कोशिका में 8 क्रोमोसोम होते हैं, मकई के पौधे में 20 क्रोमोसोम होता है, टमाटर के पौधे में 24 क्रोमोसोम होते हैं, आलू के पौधे में आवश्यकता 48 क्रोमोसोम होते हैं। ये सब बताया गया है। छठा क्वेश्चन कहता है क्या हमारा, देख दीजिए, केंद्रक का क्या कार्य है, चित्र सहित इसकी रचना करना। मतलब केंद्रक क्या कहते हैं उसको भी लिखना है, पिक्चर बनाना है। केंद्रक कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना हुआ जाती है। सभी जीवित कोशिका में जीव केंद्रक मौजूद रहता है, जिसके इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों के बीच द्वारा केंद्रक तथा कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। एक केंद्रक हर जीवित कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिक्चर में दिख रहा होगा आपको केंद्रक झिल्ली, ये है मतलब माने केंद्रक झिल्ली का काम। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं, 8 तक क्वेश्चन है। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धक्रम्य द्रव भरा रहता है, जिसे हम केंद्रक द्रव कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। केंद्रक में द्रव में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है, जिसे हम क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। ये अधिक ऑक्सीजन न्यूक्लियस अम्ल एवं प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए आनुवंशिकी लक्षण में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग हो जाते हैं। छोटी और मोटी दौर जैसी रचना बतलाते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र का क्रोमोसोम कहते हैं। केंद्रक के कार्य देखेंगे। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव होता है। केंद्रक कोशिका के भीतर में संपन्न होने वाली सभी उपाय होती है। जैविक रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। कुछ जीवों में कोशिका जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्रक कोशिका के विकास एवं परिपक्व को निर्धारित करता है। केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकाओं की उत्पत्ति भी करता है। देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली पदार्थ के परिवहन में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करता है। तो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही पराशरण की क्रिया संपन्न होती है। पदार्थों के परिवहन के लिए जीव तंत्रों में
परिवहन तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत जल एवं खाद्य पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन होता है। पौधों में खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। परंतु में भैंस जैसे कि गैसों, पोषक तत्वों और हार्मोन उत्सर्जी पदार्थ उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न कार्यों का पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में परिपक्व रहता है, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। एक आता है लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, अल्पाक्षारी समपरागश्री अतिसपरागश्री विलायना। ऐसे बात करेंगे तो किसी विद्यालयों जीवित कोशिकाओं को बारी बारी से डालना पाया जाए, कोशिका भवन अपनी परेड चालू करेगा। जब कोशिका को अलग अल्पराश्री विलयन, ऐसा विलयन जिन्हें सांद्रता कोशिका के अंदर विलयन की अपेक्षा कम हो में रखा जाता है, तो बाहरी विलयन में पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। इस क्रिया को अंतःप्राशन कहते हैं। जल के अणु कोशिकाओं झिल्ली के दोनों ओर आते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर के वाले में जल की मात्रा अधिक होता है। कोशिकाओं के बाहर आने वाले जल मात्रा अधिक होती है। इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि जल की कोशिका के भीतर प्रवेश करने में कोशिका फूल जाया करती है। जब कोशिका को परस्पर विलयन के रूप में इसको विलायक मिलाया जाता है, तो जिनकी सांद्रता कोशिका के भीतर की सांद्रता के बराबर होता है में रखा गया है। देखेंगे कि मतलब हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारा। तो जब कोशिका को समपराशरण विलयन, ऐसे विलयन को जिनकी सांद्रता कोशिका सांद्रता के बराबर होती है, रखा जाता है, तो कोशिका के आकार और वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जल के अणु कोशिका झिल्ली के आर पार हो जाते हैं, लेकिन जल की जितनी मात्रा भीतरी जाती है उतनी ही मात्रा बाहर आ जाती है। इसी प्रकार शुद्ध रूप में जल की गति नहीं होती है। तो आपने देखा कि मतलब इस वीडियो में आपको पहले चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर बताया गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसे ही मतलब वीडियो लेकर आएंगे। पहले चैप्टर का लाइक कहाँ है, उसका जैसे जैसे ख़त्म होंगे वैसे वैसे हम आपके साथ लेकर आएंगे। चलिए आज की वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके।